गुर्जर समाज रविंदर भाटी जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी के साथ जाना चाहेगा या राजकुमार भाटी जी के नेतृत्व में उसके मार्गदर्शन में समाजवादी में जाना चाहेगा। गुर्जर समाज आज इस स्थिति में भी नहीं है कि उसके हक को दबाने में जो है आजाद समाज जैसी पार्टी, हाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो बड़े वजूद की पार्टियां हैं, वहां गुर्जर समाज आज बीजेपी कर रही है कि वो नाम बदल ली शहरों के, कस्बों के, गांवों के। तो जो कमजोर दिमाग के लोग हैं समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का काम करा। पर जो असली खून होता है गुर्जर का, वो असली खून जो है राजकुमार भाटी की नसों में जो है ताजगी के साथ दौड़ता है। बेखौफ होकर जो है अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। और रविंदर भाटी जी की बात है, रविंदर भाटी जी युवा हैं, जरूरत है आजाद समाज पार्टी को उन चेहरों को तलाश करने की। मायावती जी की 8 अक्टूबर लखनऊ रैली और चंद्रशेखर जी की मुजफ्फरनगर रैली में आप क्या देखते हैं? क्या चंद्रशेखर जी मायावती जी का सम्मान करते हो तो उनमें तो टकराव की बात है ही नहीं। मंडल और कमंडल के भेद इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक इंजेक्शन, एक नशा दे रहे हैं ये लोगों को। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर जी के द्वारा एक रैली की जाती है और इस रैली का नाम दिया संविधान बचाओ भाईचारा बढ़ाओ। हमारे देश में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम लगातार बात करें भाईचारे पर तो भाईचारे की कोई बात हम ख़त्म नहीं कर सकते। पूरा दिन लग जाएगा, सालों बीत जाएंगे, भाईचारे की बातें बढ़ती चली जाएंगी। संविधान में जो आत्मा है संविधान की, उसकी प्रस्तावना, उसमें एक शब्द है बंधुत्व। हर कोई इस पर जोर देना चाहता है, कुछ लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं, गरिमा की बात कर रहे हैं, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ये जो रैली हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पर बात करनी, समझना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है एक ऐसे इंसान की, ऐसे शख्स की जो हमें गहराई से समझा सके और हमें उन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ सके कि भाईचारा, बंधुता, बंधुत्व जो ये भावनाएं हैं इनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी, चाहे उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, उसमें गुर्जर समाज को जोड़ने की बात हो, उन पर भी वार्ता करेंगे। हमारे साथ में मेहमान हैं एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी, जो हमेशा सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी होती होंगी जो आपको लगती होंगी कि फालतू की बात कर दी, लेकिन जब आप गहराई में जाकर उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वाकई ही कुछ अलग नज़र आएगा। बहुत सारी चीज़ें हटकर बोलनी पड़ती हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है, लीक छोड़कर 3 चले, शायर शेर सपूत, लीको लीक 2 चले, गड्डी और कपूत। तो ये जो बात है इन पर सटीक बैठती है। वकील साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत करते हैं हम अनिरुद्ध भाई, आपके चैनल गांव गुहान का। आप आए, आपका धन्यवाद, स्वागत है। आपने जो अभी देखा होगा मुजफ्फरनगर में संविधान बचाओ भाईचारा रैली थी, भाईचारा बढ़ाओ रैली, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो बिल्कुल हटके थी। सबसे पहला जो मुझे बिंदु लगा वो लगा कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बता देते हैं कहाँ बम होगा, सब कुछ बताते हैं, लेकिन उनको बम के बारे में जानकारी नहीं मिली। और मैं इनसे बड़ी रैली कर दूंगा बहुजनों की, लेकिन बहुजनों में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहाँ गए नहीं, या गए तो उनकी मात्रा बढ़ाकर बताई गई। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर रैली की, रैली तो इस देश के अंदर हमेशा से होती आई है और आने वाले समय में भी रैलियां होंगी। रैलियां कर देने मात्र से ही आप ये मत समझे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो चुका है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसके बहुत सारे आयामों से गुजरना पड़ता है। और आज के आधुनिक युग में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खास तौर पर राजनीतिक रूप से तो उसमें मीडिया की एक अहम भूमिका होती है। इससे आज अछूता नहीं रह सकता अगर कोई आदमी राजनीति करना चाहता है, क्योंकि मीडिया 2 तरीके से काम करता है। किसी राजनीतिक दल की, उसके कार्यक्रम की छवि को वो चाहे तो नकारात्मक प्रस्तुत कर सकता है और चाहे तो सकारात्मक उसको प्रस्तुत कर सकता है। इससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत से ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसी रैलियों को देखा है कि जहां भीड़ नहीं है वहां मीडिया ने उसको महारेला दिखाया, प्रयास किया कि लोग समझें कि बहुत बड़ी भीड़ आई है।
और जहाँ बहुत बड़ी भीड़ आई है, मीडिया वहां उसको जो है संकुचित कर इस तरीके से बताता है कि ये इस वजह से लोग नहीं आए, इसके तो और वो कारण है। इस काम को कौन करता है? मीडिया करता है। और जहां तक मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर रैली के संबंध में मुझे ये कमी महसूस हुई है कि जहां तक आप आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी उनकी बात करते हैं तो वो ठीक ढंग से मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए। मैं कई लोगों से बातचीत करते हुए ये जान पाया हूं कि वहां पर कवरेज करने का, इंटरव्यू करने का या पत्रकारों के लिए एक ठीक ढंग से इंतजामात करने की जो कमी रही है उसको महसूस किया गया है। और मैं समझता हूं कि शायद अभी संगठन नया है, हो सकता है बहुत सारी चीजें कह नहीं पाते, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते। तो मीडिया बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि इस शिकायत को नजरअंदाज करने का प्रयास करें। और मैं वैसे तो कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं हूँ आजाद समाज पार्टी का, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपको इन कमियों से रूबरू नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि नया संगठन है, इसमें बहुत भाई रविंदर भाटी जी हैं और भी उन जैसे कई लोग काम कर रहे हैं। वो बहुत ही सज्जन और सरल लोग हैं। उन्हें भी इस चीज को समझना होगा कि मीडिया को आपने उस मुकाबले पर रखना होगा जिस तरीके से स्ट्रीम मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है इस देश में। अगर आप मीडिया के एंगल को नहीं काउंट करेंगे तो मैं समझता हूं आपका जो सकारात्मक कार्य है, देश हित का जो काम है, जो इस देश का किसान कमेरा, इस देश का मजदूर, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, आदिवासी, इन तमाम लोगों का अहित होगा। आपको अपने कार्यक्रम को जैसा था वैसा दिखाने के लिए सच्चे मीडिया कर्मियों का आपने ध्यान रखना होगा और तभी आप ठीक ढंग से जो है इस मुहिम को, इस मिशन को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। आप गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर समाज की वहाँ बहुत बातें की गई जी, तो आपको लगता है कि गुर्जर समाज को वहाँ कोई एक अच्छा स्थान मिल पाएगा जिस तरीके से बात हो रही थी? देखो ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के नेतृत्व में, आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में इस देश में, इस प्रदेश में जो है सरकार बनेगी। मैं समझता हूँ ये प्रश्न तो उस समय का प्रश्न है। इस समय प्रश्न ये है कि गुर्जर समाज रविंदर भाटी जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी के साथ जाना चाहेगा या राजकुमार भाटी जी के नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में समाजवादी में जाना चाहेगा, या और दूसरे दल जो हैं, बीजेपी वगैरह है जिसमें बहुत सारे लोग गुर्जर समाज के काम कर रहे हैं, कांग्रेस है, बसपा है, सभी पार्टियों के नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर गुर्जर समाज भारतीय वीर दल की तरफ जाएगा। भारतीय वीर दल, माननीय कसाना जी उस संगठन को चला रहे, उसका कहना यह है कि आओ गुर्जरों इस प्लेटफॉर्म पर आकर काम करो और काम करके जो है आप दूसरे समाजों को भी अपने साथ जोड़ के अपना और उनका जो है राजनीतिक हिस्सा दिलावें। तो आजाद समाज पार्टी के बारे में गुर्जर समाज की जो आप बात करना चाहते हैं, फिलहाल इस पे मुझे इतना ही नजर आता है कि ये तो वक्त तय करेगा। अगर गुर्जर समाज इसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर उसको उसका लाभ मिलेगा, उसका हक मिलेगा। और गुर्जर समाज आज इस स्थिति में भी नहीं है कि उसके हक को दबाने में जो है आजाद समाज जैसी पार्टी जो है सक्षम हो सके। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो बड़े वजूद की पार्टियां हैं, वहां गुर्जर समाज किसी तरीके से भी अपना हक लेने में मैं समझता हूँ कठिनाई महसूस करेगा। उन्होंने, चंद्रशेखर जी ने रैली में एक ये भी जिक्र किया कि 2012 से 17 तक किसकी सरकार थी, किसकी सरकार में हमारे जो पुरखों के नाम थे वो बदले गए, जिलों के नाम थे वो बदले गए। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं 12 से 17 तक किसकी सरकार थी और किसके ऊपर निशाना साधा गया? देखो, मैं जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को इस नजरिए से देखता हूँ
जिले का नाम बदलने से क्या बदलाव होगा जिले में? क्या ही तो लाभ उससे जो है समाजवादी ने ले लिया, क्या ही उससे जो है बीजेपी ले सकती है? अगर कोई ठीक ठाक व्यक्ति है उसके नाम जीवन में कई बार बदलते हैं, जैसा काम वो करता है उसके साथ नाम भी बदल जाते हैं। तो जिले की स्थिति कैसे बदलेगी, इस पर फोकस करना जरूरी है, इस पे चर्चा करना जरूरी है। आज की तारीख में नाम बदलने से जो है जिले की स्थिति नहीं बदलती, उसके हालात नहीं बदलते। जहां तक महापुरुषों का संबंध है, महापुरुषों के मान सम्मान को कौन छीन सकता है? जिन महान पुरुषों ने इस देश के लिए, इस देश की बहुजन क्रांति को आगे बढ़ाया है, अंबेडकर जी साहब, फूले साहब, पेरियार साहब, आपके जो है बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है। उनके नाम पे जिले क्यों, उनके नाम पर तो देश का नाम रख लो, आप क्या दिक्कत है? और नहीं भी रखेंगे तो भी क्या उनके योगदान को आप हटा सकते हैं? साहूजी महाराज को आप भुला सकते हैं, आप धन सिंह कोतवाल को भुला सकते हैं, सरदार पटेल को भुला सकते हैं जिसने इस देश का निर्माण किया? क्या इस देश में जो है कितने जिले हैं सरदार पटेल जी के नाम पे? धन सिंह कोतवाल जी के नाम पे कितने जिले हैं? विजय सिंह पथिक के नाम पे कितने जिले हैं? सर छोटूराम के नाम पे कितने जिले हैं? तो महापुरुषों की इस देश के अंदर जो है एक बड़ी श्रृंखला है। आप इस दृष्टिकोण से ना देखें जो काम आज बीजेपी कर रही है कि वो नाम बदल ली शहरों के, कस्बों के, गांवों के, तो जो कमजोर दिमाग के लोग हैं वो खुश हो रहे कि इसका नाम बदल दिया। आप अपनी जमीन अपने बच्चे के नाम ही करेंगे, आपके पिताजी अपनी प्रॉपर्टी आपको ही देंगे, चाहे आपका नाम अनिरुद्ध हो, चाहे आपका नाम जो है सोनू, मोनू, टोनू, कुछ भी रख लो। क्या संपत्ति में नाम देख के देंगे आपको? वो अपनी संपत्ति ये देख के देंगे कि ये मेरा वारिस है या नहीं। अच्छा, जिला पंचायत भी नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टी अब दमखम लगाएंगी। तो आपको क्या लगता है 2026 के जो चुनाव हैं और आने वाले 2027 के चुनाव हैं, गुर्जर समाज किसकी तरफ जाएगा? देखो, ये बड़ा कठिन प्रश्न है जो आप करते हैं। अभी तक गुर्जर समाज इस देश के अंदर इस कंडीशन में नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो है ये कह दे कि इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। अभी तो इसको जो है छोटे बच्चे की तरह टोपियां नजर आती हैं। अभी इसे जो है उन चीजों का नहीं पता, अपने हक अधिकारों का। इसकी तरफ सभी लोग झुंझुना लॉलीपॉप इसको दिखाएंगे और ये मासूमियत से जो है किसी कुछ इस तरफ दौड़े, कुछ इस तरफ दौड़े, कुछ इस तरफ दौड़े। तो ये कहना जो है जल्दबाजी होगी कि किसके साथ जाएगा। हाँ, मुझे ये चीज जरूर नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है आज गुर्जर समाज का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है बड़े पैमाने। तो संभवतः ये बड़ी संख्या में जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ, आपके जो आजाद समाज पार्टी की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का काम करे। प्रयास ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं गुर्जर समाज जो है अपने एक निर्णय को जो है पक्का करके कोई ठोस निर्णय ले सके कि एक दिशा में जाए। आपने दो नाम लिए, राजकुमार भाटी और रविंदर भाटी जी, दोनों भाटी ही हैं। तो किसके साथ ज्यादा लगता है, कौन ज्यादा समझा पाएगा? क्योंकि एक तरफ तो वो बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर बैठकर सबकी सिट्टी बिट्टी गुम कर देते हैं और भाटी जी अभी उस मैदान में उस तरीके से नहीं उतरे हैं, या पार्टी छोटी समझ लीजिए अभी। देखो, ये तो एक अलग विषय है जहाँ चैनल की बात है। आज आपका चैनल प्रयत्न कर रहा, प्रयास कर रहा, सकारात्मक काम कर रहा है, उस तरीके से जो है मेहनत कर रहा कि हर कोई नहीं कर सकता। और आपको जो है अगर कोई अवसर मिलता है तो आप जल्दी काम कर जाएंगे। राजकुमार भाटी जी की जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता आज की तारीख में जो है उनसे सुलझा किसी पार्टी को राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरी नजर में हो। वो एक विद्वान है, कवि हैं, पत्रकार हैं, साहित्य पे उनकी पकड़ है और इसके साथ साथ जो असली खून होता है गुर्जर का, वो असली खून जो है राजकुमार भाटी की नसों में जो है ताजगी के साथ दौड़ता है। बेखौफ होकर जो है अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं साक्ष्य के साथ। मैंने कई डिबेटें उनकी देखी हैं टीवी पे। कई लोगों को जो है उल्टा सुल्टा जब में बोलते हैं तो उनको धोने का भी प्रयास करते हैं राजकुमार भाटी जी, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से धोने का काम करते हैं तर्क के आधार पर। और रविंदर भाटी जी की बात है, रविंदर भाटी जी युवा हैं, मेहनत कर रहे, संघर्षशील उनका व्यक्तित्व है।
तो मैं इनकी कंपेयर में इतना ही कह सकता हूँ कि दोनों जो है आज बराबर की दृष्टि से खड़े हैं राजनीति। समाजवादी का लाभ राजकुमार भाटी बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में, इसलिए आपको और हमें नजर आता है कि भाई लोग ज्यादा उनसे प्रभावित हो। आजाद समाज पार्टी का भविष्य कैसा नजर आता है? आजाद समाज पार्टी का भविष्य जो है अभी जैसे मुजफ्फरनगर का कार्यक्रम है उससे एक उत्साहजनक नजर आता है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने की, बहुत कुछ मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अभी जरूरत है आजाद समाज पार्टी को उन चेहरों को तलाश करने की जो बेखौफ होकर बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन विचारधारा की, अंबेडकर के विचारधारा की, संविधान की मर्यादा की बात करते हैं। ऐसे चेहरों को तलाश करके उन्हें जो है इस विचार से जोड़ना चाहिए। आज ये दौर नहीं है कि कोई आदमी अच्छी अच्छी बातें पब्लिक डोमेन में रखेगा और लोग खुद उत्साह के जुड़ जाएंगे, नहीं, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। धार्मिक आयोजनों में भी लोग जो है प्रबंध करते हैं कि कैसे भक्तगण वहां उपस्थित हो। तो मैं समझता हूं कि उन्हें जो है अच्छे मीडिया को और अच्छे उन लोगों को जो अच्छे विचार के लोग हैं, संविधान के विचार को, इसकी आत्मा को जो है रक्षित रखने का काम कर सकते हैं, उन लोगों को एक कदम आगे बढ़ के जो है अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आपको लगता है प्रयास कर पाएंगे? देखो, प्रयास कितना कर पाएंगे ये तो समय बताओगा, लेकिन आज की तारीख में जहां तक मैं देखता हूँ उनका प्रयास बहुत सराहनीय है। कंपेयर भी की गई, कई लोगों ने मेरे से प्रश्न भी करा कि भाई मायावती जी की 8 अक्टूबर लखनऊ रैली और चंद्रशेखर जी की मुजफ्फरनगर रैली में आप क्या देखते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं, इन पे कौन भारी पड़ेगा, किसका भविष्य क्या होगा? तो मैंने बताया था कि मीडिया का शिकूफा है ये प्रश्न क्यों नहीं चलाते कि भाई ये रैलियां जो है भाजपा की रैलियां से, समाजवादी की रैली से, कांग्रेस की रैलियों से कितना अलग है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक स्ट्रेटेजी है, एक चाल है इस तरीके की कि इनमें आपस में कंपेयर कराने का काम कर भाई क्या फर्क पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को आज भी आदर्श मानती है चंद्रशेखर जी की टीम, खुद चंद्रशेखर जी मायावती जी का सम्मान करते हो, तो उनमें तो टकराव की बात है ही नहीं। भाई बहुजन समाज मायावती के साथ चला जाएगा, चंद्रशेखर के साथ चला जाएगा, इस विचारधारा को कहाँ धक्का पहुंच रहा? चलो कुछ कारण हो सकते हैं अलग अलग इनमें, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ये बहुजन समाज इस लाइन को पकड़ के चल रहा है तो चिंता करने का विषय तो जो है कमंडल वालों को है। लोग अगर मंडल की बात कर रहे वो चंद्रशेखर के नेतृत्व में करो, अखिलेश के नेतृत्व में करो, मायावती जी के नेतृत्व में करो, वो किसी भी पार्टी के नेतृत्व में अगर बात करता है तो ये तो तय हो गया कि वो पूंजीवाद के मंडल और कमंडल के भेद को समझने में जो है सक्षम हो रहा। अभी देख लिया लोगों ने कि मंडल से क्या मिल रहा और कमंडल से क्या मिल रहा। कमंडल की राजनीति 10-15 साल से जो इस देश में पूरे सबाब पे है, तो जो मंडल के लोग हैं वो समझ गए कि अब कमंडल में कुछ नहीं है। अच्छा, जैसा चंद्रशेखर जी ने कहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताओ, मुझे आज तक यही नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र बनने से जो आज का राष्ट्र है उसमें क्या तब्दीलियां होंगी, इसको आप अगर समझाने का प्रयास करेंगे तो शायद इसका जवाब ज्यादा। वीरेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग रहते हैं कहीं भी बम फोड़ देते हैं, वो भाई को भाई नहीं मानते, भाई को चरा मानते हैं। इस तरह की बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे हैं कि हिंदुओं का एक अलग मुकाम होगा देश में। देखो, किसी राष्ट्र को किसी धर्म के नाम पर राष्ट्र घोषित कर देने से उसकी व्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, समय कम है। अभी मैंने इसका जवाब दिया था, नाम बदल देने से अगर जिले की स्थिति नहीं बदलती तो क्या देश की स्थिति बदल जाएगी? अगर आप अपने पिछले प्रश्न पे गौर करेंगे जी जी जी, तो इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं थी। आपके बराबर में पाकिस्तान है, कैसा राष्ट्र है? इस्लामिक। वहां पे जो है इस्लामिक कानून लागू है। जब दिल्ली में धमाका आया तभी एक दिन के आगे पीछे जो है पाकिस्तान में भी धमाका आया, तो वहां तो नहीं होना चाहिए। अगर धमाके रोकने के लिए इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पाकिस्तान से निर्णय ले लो। नेपाल कैसा राष्ट्र है?
तो अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र है, पता ना वहाँ क्या घटनाएं घटी है जानकारी में? जी जी। तो आप चाहते हैं यहाँ भी ऐसी घटनाएं घटे? हिंदू राष्ट्र बनाना लोगों को मूर्ख बनाना है। दो तरीके के लोग हैं इस देश में। एक तो वे लोग हैं जो देश की वास्तविक स्थिति से, इस देश की वास्तविक राजनीति से बाहर से वाकिफ है, अंदर से वाकिफ नहीं। आप लोगों से पूछो बाजार क्या है, बाजारवाद क्या है। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस देश का जो 85% बहुजन समाज है उसमें तो 5% लोग भी इस चीज को बता नहीं पाएंगे कि बाजार और बाजारवाद में क्या अंतर है, पूंजी और पूंजीवाद में क्या अंतर है, समाज और समाजवाद में क्या अंतर है, पता ही नहीं लोगों। तो वह हिंदू राष्ट्र में जो है क्या तब्दीलियां होंगी जी, इसका प्रश्न तो करें। इस देश का हिंदू ये तो बतावे, कमेंट करके बता देंगे आपके इसमें कि वह हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद आप यहाँ से जो है मुसलमान को, ईसाई को, इसको निकाल दोगे। मैं लिख कर दे रहा है इस चीज को। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया जाएगा जब तक इस देश के अंदर जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मेरी समझ में आया हिंदू राष्ट्र बनाने का इन लोगों का क्या लक्ष्य है, ये लोग चाहते हैं कि इस देश में जो परंपरागत तरीके से लोग काम करते हैं, जिसका काम चमड़े का है उसे चमड़े का काम करना चाहिए, जिस धोबी है कपड़े धोना का करना चाहिए, बाड़ी है लकड़ी काटना का काम करना चाहिए, लोहे का काम लोहार को करना चाहिए, सोने का काम सोनार को करना चाहिए, और आपको जो है किसान का काम करना चाहिए, फला व्यक्ति को पढ़ने पढ़ाने का काम करना चाहिए, बैंक में कौन काम करेगा, ऑफिसर कौन होगा, जज कौन होगा। तो ये चाहते हैं कि ये जो लोग पशुपालन खेती छोड़ के, जो लोग अन्य काम छोड़ के इस देश की मैन पोस्टों की तरफ जो बढ़ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। 85% को, इस 85% को रोकने के लिए, इसको जो है इसकी पुरानी औकात में लाने के लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक इंजेक्शन, एक नशा दे रहे हैं लोगों को, ताकि नशे के अंदर आदमी जो है वो अब अच्छा निर्णय करने के लिए, सोचने समझने के लिए काबिल नहीं रहता। तो एक नशा पैदा करा जा रहा है लोगों के दिमाग में कि हिंदू राष्ट्र और मुसलमान के प्रति आप नफरत पैदा करेंगे अगर हिंदू के दिमाग में, तो वो ज्यादा जल्दी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करेगा। उसे पूंजीवाद से कोई मतलब नहीं, उसे ब्राह्मणवाद से कोई मतलब नहीं, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय वो उन्माद में होता है। और उन्माद में हमने देखा कि बाप बेटे को और बेटा बाप को जो कत्ल कर देता है, क्योंकि उस समय जो है वो सोच समझ नहीं सकता। तो उन्हें इस देश के नागरिकों को शिक्षा के अभियान से अटैक है, विज्ञान की पद्धति से अटैक है। वे लोग इसको पाखंड, मूर्खता, अंधविश्वास की पद्धति पर ले जाके धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को पर्चा निकालने के लिए एडजस्ट करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपना पर्चा नहीं निकाल रहा, नहीं तो इस देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त संज्ञान लेना चाहिए। और अगर ऐसा अनमोल हीरा जो है बागेश्वर के पास है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास, वो एक इतना अनमोल हीरा है कि पर्चे निकाल कर समस्याओं को समाप्त करता है, तो राष्ट्र हित में जो है इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री को उस पर बच्चों को विज्ञान सिखावे हो, जिससे देश का कल्याण हो सके। अगर ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, ऐसा कोई ठोस पद्धति नहीं है, तो भारत का संविधान पाखंड फैलाने को, अंधविश्वास को बढ़ाने को, गैर वैज्ञानिक पद्धति की बात करने को जो है इसको खारिज करता है। इस पर काम करना चाहिए। तो ये कैसे, क्यों चल रहा है ड्रामा? 85% लोगों को, जो लोग गोबर उठाते थे वो फिर से गोबर उठाएं, जो लोग जो है बैल से खेती जोतते थे वो फिर से खेती में काम करें, उनके बच्चे जो IAS PCS कलेक्टर जज ना बने। तो हिंदू राष्ट्र के पीछे ये मकसद है ताकि एक वर्ग विशेष जो है 85% लोगों के हकों को छीन के इस देश पर काबिज बने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे, इस तरह के जो मुद्दे आते हैं उन पर बात करते रहें। और हमारे देश में जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, हमारा संविधान इसके लिए
उसने ना कभी इजाज़त दी थी, ना कभी इसके लिए इजाज़त देगा। हमें संविधान में अपनी श्रद्धा रखनी होगी, तभी हम उन मुकामों पर पहुंच पाएंगे जिनकी असल में हमें ज़रूरत है। हमारा धर्म केवल हमारे लिए है, हमारा संविधान हमारे लिए इसके लिए स्वतंत्रता भी देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन किसी को दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें आप गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।